प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय दर्शकों और प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं आज एक समसामयिक मुद्दा जो कि राजनीतिक प्रकृति का है, दिल्ली को लेकर के, यानी दिल्ली सेवा विधेयक काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर लोकसभा में जो दिल्ली सेवा विधेयक पास हो गया है और राज्यसभा में इसे सोमवार को प्रस्तुत किया जाएगा, और जब राज्यसभा से ये पास हो जाएगा तो ये अधिनियम बन जाएगा। इसके क्या प्रभाव होंगे दिल्ली सरकार को लेकर के, और इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां क्यों सरकार का विरोध कर रही हैं, राइट? केजरीवाल सरकार है दिल्ली की, उसको क्या आपत्तियां थीं, इन सब बातों पर बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन ये जो हमारी चर्चा का विषय है ये राजनीतिक नहीं है, ये ध्यान रखना। हम यहां पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो रहेगा आपके यूपीएससी पैटर्न पर, यानी संघ लोक सेवा आयोग इस विषय को लेकर के आपसे किस तरह से प्रश्न कर सकता है प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल जो पॉइंट है हमारा डिस्कशन का वो ये रहेगा, और सपोर्टिंग के तौर पर हम राजनीतिक परिस्थितियों की सहायता लेंगे। ध्यान से आप समझिएगा, यानी चटकारेदार बात नहीं होगी जैसे कि न्यूज चैनल वगैरह पर हो रही है, उस तरह का विषय यहां पर नहीं है, क्योंकि हम आपको न्यूज डिलीवर नहीं कर रहे हैं। हमारा पर्पस पत्रकारिता का नहीं है। हमारे इस चैनल का उद्देश्य है सिविल सेवा के जो अभ्यर्थी हैं उनके जो परीक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना। तो दिल्ली की इस विवाद को समझने के लिए आपको दिल्ली राज्य की जो दर्जा प्राप्त हुआ है 1991 में, उस पृष्ठभूमि को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तो आज का विवाद आपको समझ में नहीं आएगा, आधा अधूरा समझ में आएगा। यानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, ये विशेष ध्यान देने की बात है। अब देखिए, संविधान में वर्तमान स्थिति यह है कि संविधान में 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र है जिसे हम राज्य कहते हैं, और केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के जो बंटवारे की बात की गई है वो फेडरल स्ट्रक्चर इसी के मामले में लागू होता है कि एक यूनिट हो गई आपकी केंद्र और दूसरी यूनिट कौन हो गई आपकी राज्य, जिन्हें हम पूर्ण राज्य कहते हैं। दूसरा है हमारे पास कि एक है संघ शासित क्षेत्र। अब संघ शासित क्षेत्र में एक और आ गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यानी दिल्ली पहले संघ शासित प्रदेश ही हुआ करता था, लेकिन उसको एक अर्ध राज्य का दर्जा दे दिया गया है, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है उसे 69 में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। तो अब हमारे पास यानी संविधान में जो प्रोविजन है वो क्या है, मूलतः एक तो राज्य को लेकर के है, दूसरा संघ शासित प्रदेशों को लेकर के है, और तीसरी स्थिति निकल करके आई है 69 में संवैधानिक संशोधन 1991 के माध्यम से दिल्ली को लेकर के। तो सबसे पहले तो इस स्थिति को समझना जरूरी है कि वो दिल्ली के लिए विशेष उपबंध क्या किया गया है, यानी संघ राज्य क्षेत्र से अलग इसका एक दर्जा है, और जो कि 239 का क और 239 का ख ये अनुच्छेद जोड़े गए हैं, और इन अनुच्छेदों के माध्यम से दिल्ली को क्या दर्जा प्राप्त है जरा उस पर एक बार दृष्टिपात कर लीजिए। तो फिर ये जो आज का जो विवाद है ये विवाद आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। आइए देखिए, 69वां संवैधानिक संशोधन 1991 किया गया दिल्ली को लेकर के। किसको लेकर के? दिल्ली को लेकर के। और यह संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 फरवरी 1992 को। प्रीलिम्स का पॉइंट है क्योंकि चर्चा का विषय बहुत गंभीर रहा है ये, तो नोट कर लीजिएगा इस बात को कि दिल्ली को जो राज्य का दर्जा दिया गया है, पूर्ण राज्य का नहीं लेकिन संघ शासित प्रदेश से राज्य की स्थिति में उसे लेकर के आए हैं,
तो उसके लिए क्या है 69वां संवैधानिक संशोधन 1991 जो कि 1 फरवरी 1992 से लागू हो गया। अब ध्यान से आप समझिएगा, यहां पर एक और खास बात है ये कि इसके माध्यम से यानी जो पहले संघ शासित प्रदेश था दिल्ली, उसको किसका दर्जा दिया गया है, अर्ध राज्य का दर्जा प्राप्त है, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। 69 में संवैधानिक संशोधन से दिल्ली जो संघ शासित प्रदेश हुआ करता था उसे अर्ध राज्य का दर्जा प्रदान किया है, यानी उसे कुछ इस तरह के अधिकार दे दिए हैं जैसे कि आपके राज्यों को हैं, लेकिन कुछ विशेष उस पर नियंत्रण है किसका, संघ शासित क्षेत्र यानी राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से उस पर केंद्र का नियंत्रण भी दिया गया है। अब जरा उसको ध्यान से समझ लीजिए कि यह स्थिति है क्या। तो आइए इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 239 क, अब इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है, ब्रैकेट में लिख देंगे तो यह धारा बन जाएगी, यानी 239AA को जोड़ा गया है और इस अनुच्छेद के तहत दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। अब यह विशेष उपबंध क्या है, अब आ जाइए। सबसे पहले तो दिल्ली का नाम बदल दिया गया, यानी पहले क्या कहा जाता था, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, यह इसका नाम था, लेकिन अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, इसकी जगह पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यह तो नामकरण हो गया। अब इस नामकरण में ही सारी बात छुपी हुई है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी और राज्य क्षेत्र, यानी यह राष्ट्रीय राजधानी भी है और इसके अलावा यह राज्य क्षेत्र भी है। इसी को कहेंगे हम अर्ध राज्य, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, यह नाम से ही स्पष्ट कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239 का के तहत। अब आइए दूसरा बात क्या है कि संघ शासित प्रदेश के मामले में यह था कि भाई राष्ट्रपति तय करेंगे कि वहां के प्रशासक का नाम क्या होगा, लेकिन आर्टिकल 239 का के तहत दिल्ली का जो प्रशासक है उसका नामकरण भी कर दिया गया है और वो क्या माना जाएगा, उपराज्यपाल नाम दिया गया है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी बाकी राज्यों में गवर्नर होता है तो ये क्या हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर गवर्नर की बात कर देते तो ये पूर्ण राज्य हो जाता, लेकिन यहां क्या दिया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्ड यूज किया गया है, यानी उपराज्यपाल होगा, ताकि क्लैरिटी रहे। देखिए शब्दों से ही क्लैरिटी हो जाती है कि स्टेटस क्या है दिल्ली का। दूसरी बात हो गई। अब आइए तीसरी बात, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए एक विधानसभा का प्रावधान किया गया। किसका, विधानसभा का। अब चूंकि केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पर संसदीय सरकार है, तो जब हमें उसे संघ शासित प्रदेश से राज्य की ओर लेकर के जाएंगे, यानी कुछ राज्य के अधिकार दिए जाएंगे, यानी अर्ध राज्य का दर्जा जब उसे दिया जाएगा, तो पूर्ण राज्य का नहीं, अर्ध राज्य कहिए आप, राइट। तो जाहिर सी बात है कि संसदीय सरकार के स्वरूप को यहां पर क्या करेंगे आप, ये सुनिश्चित करेंगे, वो फॉर्मेट आप देंगे। और वो फॉर्मेट क्या हो गया, 239 का के तहत ये बोल दिया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी। कौन होगी, विधानसभा। ये बात क्लियर कर दी। अब देखिए इस वाले पॉइंट को ध्यान से आप समझिए, इसी में क्या कहा है कि दिल्ली के लिए एक विधानसभा होगी, लेकिन उसमें सीटें कितनी होंगी, उसका कामकाज कैसे होगा, उसमें एसटी के लिए आरक्षण कितना दिया जाएगा, यह बात संविधान के अनुसार तय नहीं होगी, बल्कि यह बात संसद तय करेगी साधारण विधि पारित करके। नोट कर लीजिए इस बात को, इस पॉइंट को, यह विशेष उल्लेखनीय पॉइंट है। और आज के जो अभी जो विवाद चल रहा है केंद्र और राज्य के, केंद्र और दिल्ली के बीच में, यानी केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के बीच में, तो दिल्ली सरकार इस बात को भूल गई है कि आर्टिकल 239 का क्या कह रहा है। और अभी गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट भी कर दिया संसद में, लोकसभा में बहस के दौरान, कि झगड़े की वजह
दिल्ली का स्टेटस नहीं है या केंद्र राज्य के बीच कोई मतभेद की स्थिति नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जिन लोगों ने दिल्ली के लिए चुनाव लड़ा तो उन्होंने अनुच्छेद 239 क और अनुच्छेद 239 क ख को नहीं पढ़ा। अगर उन्होंने दिल्ली के इस दर्जे को पढ़ा होता संविधान में तो विवाद की कोई वजह नहीं थी। और चूंकि जब से यह संवैधानिक संशोधन जोड़ा गया है तब से लेकर के 2015 तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच कोई विवाद पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव जीत करके आ रहे हैं और वहां सरकार बना रहे हैं तो उन्हें पता है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो अधिकार हमें संविधान में संशोधन के माध्यम से दिए हैं उन्हीं अधिकारों के दायरे में हमें दिल्ली की जनता के कल्याण के लिए क्या करना है? अपनी क्षेत्राधिकार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। लेकिन अभी समस्या क्या आ गई है? समस्या यह आ गई है कि आपने चुनाव तो लड़ा है किसके लिए? आप अर्ध राज्य के लिए। और वहां बैठकर के अगर आप महत्वाकांक्षा पालेंगे कि हम फुल फ्लेज राज्य बन जाएं तो समस्या यही है। और यह बात लोकसभा में उन्होंने स्पष्ट कर दी अभी अमित शाह जी ने। अब जरा ध्यान से आप समझिएगा, संविधान संशोधन में दिल्ली का स्टेटस क्या कह रहा है कि दिल्ली के लिए विधानसभा तो होगी। अब ध्यान से आप समझिएगा, बाकी स्टेटों के मामले में तो ऐसा नहीं है, राइट। उसमें क्लियर कर दिया गया है कि भाई विधानसभा का कार्यकरण कैसा होगा, उसका एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, ये सारी बातें दी हुई है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट ना। सत्र कैसे कैसे उसके आयोजित होंगे ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा के बारे में क्या कहा है कि दिल्ली के लिए एक विधानसभा जरूर होगी लेकिन उसकी सीटें कितनी होंगी, राइट। हां, इसमें एक बात और कर दी गई है, राइट ना, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, उस पर मैं अभी आगे बात करूंगा, यहां नहीं। यानी कि आपकी दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें होंगी, उसका कामकाज कैसे होगा, राइट। प्लस ध्यान से आप समझिए उसमें एसटी के लिए आरक्षण कितना दिया जाएगा, यह संसद विधि के माध्यम से तय करेगी। कौन करेगी? संसद, पार्लियामेंट तय करेगी। और यह जो विधि होगी यह साधारण यानी सिंपल मेजॉरिटी से पास होगी और इसको 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यद्यपि यह संविधान में संशोधन हो गया तो यह क्या हो गया? साधारण विधि से संशोधन हो गया। किसके मामले में? दिल्ली के मामले में। तो यह बात किसमें लिखी हुई है? 239 क में। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी दिल्ली सेवा विधेयक जो लोकसभा में पेश किया गया है उसकी बहस आपको समझ में आ जाएगी। लोकसभा से तो पास हो गया और राज्यसभा से भी पास कराने की सरकार कोशिश कर रही है, वो एक अलग पहलू है कि वो पास होगा या नहीं होगा, राइट। तो वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आप तथ्यों के आधार पर चीजों को समझिए। यहां तक समझने में मुझे लगता है कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया कि विधानसभा में सीटें कितनी होंगी, उसका कामकाज कैसे होगा, इसको संसदीय अधिनियम के माध्यम से तय किया जाएगा। यह बात इसमें लिख दी गई है, ठीक। इसी प्रकार से जो मंत्रिपरिषद होगी उसका कामकाज कैसे होगा, राइट नाउ, उसका कार्यकरण कैसे होगा, राइट नाउ, इसको भी किसके माध्यम से तय किया जाएगा? संसदीय विधि के माध्यम से तय किया जाएगा। यह बात भी इसमें लिख दी गई है, ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ अन्य बातें और इस अनुच्छेद में इंसर्ट की गई हैं, जरा उन पर भी दृष्टिपात कर लीजिए। वो कौन कौन सी हैं? अब आइए, यह बात तो क्लियर कर दी कि संसद विधि बनाकर के तय करेगी कि सीटें कितनी होंगी, लेकिन विधानसभा के बारे में इस कॉन्स्टिट्यूशन में यानी इस संविधान में क्या लिखा हुआ है तो जरा उसको आप समझ लीजिए। क्योंकि जो विधानसभा की शक्तियां होंगी भाई उसी संदर्भ में कार्यपालिका की शक्ति होगी। भाई कार्यपालिका और विधायिका संसदीय सरकार में विलय का सिद्धांत होता है, तो उस कार्यपालिक शक्ति का विस्तार कहां तक होता है? जहां तक विधानमंडल की शक्ति का विस्तार है। तो जब विधानमंडल की शक्ति को ही स्पष्ट कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली सरकार की शक्तियां भी उससे परिभाषित हो जाती हैं कि वहीं तक आपकी शक्ति रहेंगी। जब विधानसभा को शक्ति नहीं है तो आपको शक्ति कैसे मिल जाएगी वो, राइट। तो आइए वो शक्ति क्या दी गई है जरा इसको आप समझिए। दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होगा, जैसे कि अन्य का होता है वैसे दिल्ली विधानसभा का भी होगा, ठीक।
यानी इसका मतलब क्या है कि यानी आप उसकी सीटों का और उन सबका जब कानून बनाएंगे, यानी केंद्र सरकार जब कानून बनाएगी तो इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगी। ये उसके कानून बनाने की सीमा है, किसकी? संसद की। तो विधानसभा का चुनाव कैसे कराएगी? यानी जो कानून में जब आप लिखेंगे तो उसमें एक प्रोविजन क्या होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे कि अन्य राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है, वैसे ही दिल्ली में विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होगा। निर्वाचन आयोग की शक्ति अनुच्छेद 324 दिल्ली के मामले में भी लागू होगा। 324 क्या कहता है कि लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, राज्य में विधान सभा का चुनाव और विधान परिषद का चुनाव का नियंत्रण, निर्देशन, अधीक्षण की शक्ति किसको होगी? निर्वाचन आयोग को होगी। तो यानी दिल्ली का चुनाव, विधानसभा का चुनाव कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग कराएगा। जैसे अन्य राज्यों के मामले में निर्वाचन आयोग की शक्ति है, वैसे ही दिल्ली के मामले में भी निर्वाचन आयोग की शक्ति हो गई। ठीक। अगली बात क्या कही है कि अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 327 लागू किया गया है। यानी अनुच्छेद 325 क्या कह रहा है कि मतदाता सूची में नाम, यानी जो भी दिल्ली के निवासी होंगे उन्हें वहां की मतदाता सूची में नाम अंकित कराने का क्या है? अधिकार है। जैसे अन्य राज्यों में है वैसे ही दिल्ली में है। 326 क्या कह रहा है कि जैसे अन्य राज्यों में वयस्क मताधिकार है, राइट नाउ 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, वो प्रावधान किसके मामले में? दिल्ली के मामले में भी लागू होगा। ठीक। 327 क्या कह रहा है? 327 कह रहा है कि राज्यों के चुनावों के मामले में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक। तो यह दिल्ली पर भी लागू रहेगी। यानी चुनावों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन एक खास बात है यहां, अब जरा इसको नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 328 दिल्ली में लागू नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 328 क्या कहता है कि जैसे चुनाव को लेकर के संसद ने कानून बना दिया, तो 328 कहता है कि उस कानून के दायरे में कोई भी राज्य विधानमंडल अपने यहां पर भी चुनाव को लेकर के कानून बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, मूलतः कानून कौन लागू रहेगा? संसद का रहेगा। लेकिन उसी के दायरे में आप अलग से कुछ व्यवस्था बनाना चाहते हैं उसमें अनुषंगी रूप में, तो राज्य ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 328 दिल्ली पर एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली की विधानसभा चुनावों को लेकर के जैसे अन्य राज्य यानी संसदीय विधि के साथ साथ अपनी भी विधि बना सकते हैं अलावा, राइट, तो वो दिल्ली सरकार को अधिकार नहीं है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। पॉइंट की क्लैरिटी है। अब आइए, अनुच्छेद 329 को लागू किया गया है। अनुच्छेद 329 क्या कह रहा है कि भाई चुनाव से संबंधित जो कानून बने हुए हैं राइट नाउ कि परिसीमन वगैरह को लेकर के, इन सबको लेकर के न्यायालय में उसका वाद नहीं लाया जाएगा। यदि कानून में ही प्रावधान किया गया है तो उस प्रावधान के अनुसार आप वाद लेकर के आएंगे, तो यह दिल्ली में भी लागू होगा। तो मुख्य बात क्या हो गई, यानी विधानसभा को 328 को लेकर के जब अधिकार नहीं है तो यह क्या हो गया? अर्धराज्य हो गया। पूर्ण राज्य तो तब होता जब 328 भी दिल्ली विधानसभा को दिया होता, लेकिन 328 दिल्ली विधानसभा को नहीं दिया है। अब आइए आगे का पॉइंट। अब इसमें क्या कहा है कि अब एक और बात है, अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 329 के मामले में जो समुचित विधानमंडल लिखा हुआ है, उस समुचित विधानमंडल का अर्थ केवल संसद होगा। क्या होगा? संसद। यानी जो अनुषंगी विधि बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है, तो दिल्ली को इन मामलों में अनुषंगी विधि बनाने का अधिकार नहीं है। दिल्ली विधानसभा को यह अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। यह बात स्पष्ट तौर पर इस संविधान संशोधन में लिख दी गई है। पॉइंट की क्लैरिटी है। आइए अब जरा आगे बढ़िए। दिल्ली विधानसभा का अब क्षेत्राधिकार क्या होगा? तो राज्य सूची पर कानून बनाएंगे आप, ठीक है। तो जैसे अन्य राज्यों को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, वैसे दिल्ली को भी है। लेकिन अंतर क्या कर दिया है? अंतर यह कर दिया है कि प्रविष्टि 1
और प्रविष्टि 1 किससे संबंधित है? कानून व्यवस्था नियंत्रण से। किससे? कानून व्यवस्था नियंत्रण। प्रविष्टि 2 ये हो गई आपकी पुलिस, और प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 3 हो गई आपकी भूमि। यानी इन मामलों में कानून बनाने की शक्ति दिल्ली विधानसभा को नहीं होगी। इन मामलों में विधि बनाने की शक्ति जो है वो किसको होगी? संसद को होगी, न कि दिल्ली विधानसभा को। दिल्ली विधानसभा को नहीं, यह स्पष्ट कर दिया गया है। यानी भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा? केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा। यानी संसद को विधि बनाने की शक्ति होगी इस मामले में। और देखिए यहीं से मामला जुड़ा हुआ है। और भाई कानून व्यवस्था नियंत्रण के लिए मुख्यतः कौन है? प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक पदाधिकारियों का पोस्टिंग और उनका स्थानांतरण किसके हाथ में होना चाहिए? राइट नाउ संसदीय विधि के अनुसार। भाई राज्य विधि के अनुसार कैसे हो गया? और मूल झगड़े की वजह यही है। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा, पहले इसको समझ लीजिए पहले। क्योंकि होगा क्या कि अगर मैं शुरुआत में ही वो बातें बताना आपको शुरू कर देता तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये भी बात हो सकती है कि हो सकता है सर जो है बीजेपी समर्थक हों, या किसी के दिमाग में ये हो सकता है कि हो सकता है सर जो है केजरीवाल के समर्थक हों, या हो सकता है तो एक राजनीतिक। लेकिन यहां पर हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। राइट नाउ यहां हम लोग किस पर? तथ्यों के आधार पर बात करेंगे कि तथ्य क्या कह रहे हैं। राइट, तो पहले इस पूरी बात को आप समझ लीजिए ताकि चीजों की क्लैरिटी हो जाए। राइट, तो दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची की प्रविष्टि 1 नोट कर लीजिएगा, प्री में क्वेश्चन बन सकता है ये। प्रविष्टि 1 जिसमें कानून व्यवस्था नियंत्रण है, प्रविष्टि 2 जिसमें पुलिस, और प्रविष्टि 18 यानी एंट्री 18 जिसमें भूमि संबंधी विषय दिए हुए हैं। इस पर दिल्ली विधानसभा की अधिकारता नहीं है, बल्कि इस पर अधिकारता किसकी है? आपकी संसद की है। उपरोक्त विषयों पर दिल्ली विधानसभा को विधि बनाने की शक्ति नहीं दी गई है। पॉइंट की क्लैरिटी है। अब आइए संसद को, अच्छा एक तो यह बात हो गई। अब यहां पर एक और बात समझिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप समझिए। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है दिल्ली को। राइट, दिल्ली वर्तमान जो दिल्ली सरकार है जो पंगेबाजी कर रही है, अगर आप संविधान को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पक्ष समझ में आ जाएगा। जब आपको अधिकार ही नहीं है तो आप उन अधिकारों की मांग क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों लड़ाई कर रहे हैं केंद्र सरकार से? वाई? कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा हुआ है, 69वां संवैधानिक संशोधन है। और ऐसा क्यों किया है इस पर भी हम लोग बात करेंगे अभी। तो संसद को किसी भी भाग और किसी भी विषय पर, यह इसमें लिख दिया गया है 239 क में, संसद को किसी भी भाग और किसी भी विषय पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के मामले में विधि बनाने की शक्ति होगी। यानी दिल्ली विधानसभा का जिन विषयों पर अधिकार है उन विषयों पर भी समानांतर रूप से संसद कानून बना सकती है, जबकि अन्य राज्यों के मामले में ऐसा नहीं है। यानी राज्य सूची के विषय पर अगर संसद कानून बनाएगी तो उसकी एक विशेष परिस्थिति होती है। वो विशेष परिस्थिति क्या है? 249 वाली है, 250 वाली है और 252 वाली स्थिति है। यानी या तो राष्ट्रीय, अब इस पर हम लोग अलग से चर्चा कर चुके हैं राइट नाउ, और संदर्भ में इस पर चर्चा करेंगे केंद्रीय संबंधों को लेकर के। राइट, तो वहां विशेष परिस्थिति में ही कानून बना सकते हैं आप। लेकिन यहां पर आप सामान्य परिस्थिति में कभी भी राज्य जिन पर दिल्ली सरकार का, दिल्ली विधानसभा का अधिकार है, उन विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है। किसको? संसद को। ऐसा क्यों किया है उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले प्रोविजन को समझ लीजिए कि यह प्रोविजन है आर्टिकल 239 क के तहत। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी दिल्ली विधानसभा का अधिकार और शक्तियां वैसी नहीं है जैसी कि आपके उत्तर प्रदेश की विधानसभा को है, राजस्थान की विधानसभा को है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यानी जिन्हें पूर्ण राज्य हैं, 29 स्टेट हैं, उनकी जो विधानसभा के जो अधिकार हैं उनके सापेक्ष दिल्ली की विधानसभा के अधिकारों में काफी कटौती है। यह बात नोट कर लीजिए। यह पॉइंट क्लियर हो गया? राइट, अब जरा आगे बढ़िए। 69वें संवैधानिक संशोधन ने क्या किया है कि
अब अगर मान लीजिए केंद्र सरकार ने कानून बनाया है और राज्य यानी दिल्ली सरकार का भी कानून है, और अगर इनमें कोई क्लैश होता है तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून विरोध की मात्रा तक शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। यानी दिल्ली विधानसभा ने कोई कानून बनाया है और उसी विषय पर अगर पार्लियामेंट कानून बना देती है तो पार्लियामेंट का कानून लागू रहेगा, दिल्ली विधानसभा का नहीं, राइट ना, और वो विधि शून्य हो जाएगा विरोध की मात्रा तक। ये तो हुआ विधानसभा को लेकर के। अब चूंकि विधानसभा, अब आ जाइए सरकार को लेकर के। सरकार का मतलब है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के मामले में क्या बात की है इस संशोधन अधिनियम में, तो ध्यान से समझिए। कार्यपालिका के बारे में यह कहा है कि भाई जो उपराज्यपाल है, अब जाइए सभी स्टेट में क्या है आपका, सभी स्टेट में भाई जो सिस्टम है वो आपका क्या है कि आपका ये आपकी मंत्री परिषद है, तो ऐसे ही मंत्री परिषद होगी। इसका हेड कौन है? सीएम, और ये कौन है आपका? राज्यपाल, राइट। तो सेम वही प्रोविजन किसके लिए दिया है? दिल्ली के लिए भी दिया है, लेकिन दिल्ली के लिए यहां क्या कर दिया है? राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल कर दिया है। क्या कर दिया है? उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी उपराज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। यह बात लिखी हुई है 239 अनुच्छेद 239 क के अंतर्गत। अब आप समझिए, जैसे कि अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर यहां आ जाता है कि यहां पर दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति उपराज्यपाल नहीं करेगा बल्कि राष्ट्रपति करेगा, और फिर मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यानी दिल्ली के मामले में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राइट। जबकि जो फुल फ्लेज्ड राज्य हैं उन राज्यों में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? वहां का राज्यपाल करता है। तो दूसरा अंतर, यह बड़ा अंतर आ गया यहां। अच्छा, एक और बात है यहां कि लेकिन उपराज्यपाल जिन मामलों में विवेकानुसार कार्य करेंगे उन मामलों में मंत्री परिषद की सलाह के बिना कार्य करेंगे। तो यह तो अन्य राज्यों के मामले में भी है, तो यहां पर कोई अंतर नहीं है। इस पॉइंट को लेकर के अंतर नहीं है और इस पॉइंट को लेकर अंतर नहीं है। यानी कार्यपालिका को लेकर के ये जो दो पॉइंट हैं कि मुख्यमंत्री यानी मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, राइट, जो उपराज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए होगा, राइट। ये बात अन्य राज्यों में भी है और दिल्ली में भी है। अच्छा, जिन मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की बात कही गई है संविधान में, वहां पर आप मुख्यमंत्री के परामर्श से कार्य नहीं करोगे, यानी मंत्री परिषद के परामर्श से कार्य नहीं करोगे, तो यह बात तो अन्य राज्यों के मामले में भी लागू है। तो यहां तक अन्य राज्यों जैसी स्थिति है। लेकिन अब ध्यान से आप समझिएगा, यहां क्या कहा है कि उपराज्यपाल और मंत्रियों के बीच, अब यह अलग से बात हो गई, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना बेटा। उपराज्यपाल और मंत्रियों के बीच किसी विषय पर मतभेद पैदा होता है तो राज्यपाल उस विषय को राष्ट्रपति के पास निर्णय के लिए भेजेंगे और राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार कार्य करेंगे। यह अदर स्टेट के बारे में ऐसा नहीं है। यानी मंत्री परिषद और किसके बीच में? यानी राज्यपाल के बीच में। यानी स्वविवेकी जो मामले हैं उन मामलों में तो आप क्या कर सकते हैं? स्वविवेक से कार्य करेंगे, लेकिन बाकी के मामलों में मंत्री परिषद के फैसले के अनुसार आप कार्य करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, राइट, तो यह आपकी संसदीय व्यवस्था का क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा स्टेट लेवल पर, हालांकि बाध्य नहीं है। अच्छा, विधेयक को लेकर के वो राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकते हैं, लेकिन मंत्री परिषद के निर्णय को लेकर के अगर मतभेद होता है तो उसको लेकर के वो राष्ट्रपति के पास नहीं भेजते हैं। लेकिन दिल्ली के मामले में यह बात कही है कि अगर उपराज्यपाल और मंत्रियों के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद पैदा होता है तो उस विवाद को वो किसके पास भेजेंगे? राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति उस पर निर्णय करेंगे और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा और फिर उसी के अनुसार फिर वहां पर काम होगा। अब इसमें एक और बात बढ़ा दी है। बात क्या बढ़ाई है कि जैसे किसी विषय को लेकर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद पैदा हो गया, उपराज्यपाल ने किसको भेज दिया? राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति इस पर विचार करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख दिया है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को उस पर निर्णय करने में 15 दिन लग गए, 20 दिन लग गए, महीने लग गया, यानी निर्णय नहीं हुआ,
लेकिन इसी बीच अगर उपराज्यपाल को ऐसा लगता है कि परिस्थिति विषम हो गई है, तो वो उस मामले में निर्देश दे सकते हैं, वो उस मामले में कार्रवाई कर सकते हैं। यह बात भी लिख दी गई है आर्टिकल 239 का के तहत, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब तक उस विषय पर राष्ट्रपति का निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक यदि विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है, यानी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जहां तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो उपराज्यपाल उस पर कार्रवाई कर सकते हैं और उस पर निर्देश दे सकते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राष्ट्रपति तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अब देखिए यहां पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति हो रही है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं और मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर रहेंगे, जबकि अन्य स्टेट में किसकी इच्छा तक रहेंगे? उपराज्यपाल की, यानी राज्यपाल की इच्छा तक रहते हैं। लेकिन दिल्ली के मामले में क्या बोल दिया गया है? राष्ट्रपति की इच्छा तक। अब आइए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो यह मामला आपके सभी राज्यों में है, तो दिल्ली में भी है। पॉइंट की क्लैरिटी है। चलिए आगे की बात आइए। अनुच्छेद 239 क ख के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान भी किया गया है दिल्ली में। यानी अगर इस संविधान यानी 239 क ख के अनुसार या उसके तहत बनाई गई जो विधियां हैं संसद द्वारा, उनके अनुसार अगर दिल्ली का शासन नहीं चलाया जा रहा है, तो उपराज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्य सोर्स से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह प्रोविजन 239 का ख में दिया हुआ है। तो आशा करता हूं कि आपको दिल्ली की स्थिति समझ में आ गई होगी। तो दिल्ली क्या है आपका? निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकल करके आया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। अब ऐसा क्यों किया गया है, क्यों नहीं है? अब ध्यान से आप समझिएगा, 69 में संवैधानिक संशोधन से जो ये प्रोविजन जोड़ा था, तो ऐसा ये प्रावधान किए गए दिल्ली के बारे में। तो ऐसे प्रावधान क्यों किए गए? तो ये बताया गया उस समय जब ये संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया गया था संसद में, तो तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी उसने स्पष्टीकरण दिया था कि हमने दुनिया भर की जो राष्ट्रीय राजधानी है उनका हमने अवलोकन किया है कि वहां का शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाती है। चूंकि दिल्ली एक विशेष क्षेत्र है जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, यानी ये राष्ट्रीय राजधानी है और यहां पर विदेशी डेलीगेट्स हैं, उनके ऑफिस हैं, यानी राजदूतों के ऑफिस हैं, यहां पर उच्चायुक्तों के ऑफिस हैं, यहां हमारी संसद है, यहां पर आपके इंटेलिजेंस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिस हैं, राइट नाउ तीनों सेनाओं के ऑफिस हैं यहां। तो बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है और सेंसिटिव क्षेत्र होने की वजह से इस तरह का प्रावधान किया गया है। राइट नाउ संसद को इतनी शक्ति दी गई है या केंद्र को जो शक्ति दी गई है उसकी वजह यह है। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि फिर भाई संघ शासित प्रदेश ही रहने देते, फिर दिल्ली को राज्य का दर्जा क्यों दिया, अर्ध राज्य का दर्जा क्यों दिया? तो उसके पीछे ठोस तर्क यह है कि भाई दिल्ली जैसे अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं वैसी स्थिति दिल्ली की नहीं है। यहां पर एक कैसी है आपकी कंपोजिट कल्चर है, राइट ना, पूरे देश भर के और विदेशी लोग भी यहां पर हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर सुशासन भी तो देना है, राइट, तो कल्याण भी तो करना है। तो ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो सरकार मैनेज कर लेगी, लेकिन जो दिल्ली की जनता है उसके सामाजिक आर्थिक विकास के कदम उठाने, सामाजिक आर्थिक विकास की नीतियां बनाने और उन नीतियों को इंप्लीमेंट करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए। इसलिए हमें इस तरह का प्रोविजन किया गया है। अब ध्यान से आप समझिएगा, 1991 से लेकर के ऑनवर्ड 2015 तक दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोई विवाद पैदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो भी चुनाव जीत करके आ रहे थे उन्हें पता था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान दिल्ली में आ जाता है, राइट, और मुख्यमंत्री बन जाता है। अब पढ़ा लिखा आदमी है तो पढ़े लिखे आदमी ने अपना दिमाग लगा दिया कुछ ज्यादा ही, राइट।
ध्यान से आप समझिएगा। अब जरा समझिए, चूंकि दिल्ली के लिए कानून बनाने की शक्ति किसको दी है? संसद को। कि यानी अभी मैंने आपको बताया है कि विधानसभा की सीटें कितनी होंगी, उसका कार्यकरण कैसे होगा, दिल्ली सरकार कार्यकरण कैसे करेगी, यह संसद तय करेगी विधि के माध्यम से। और यह कैसे होगी? साधारण विधि। और इस साधारण विधि से एक तरह से क्या हो गया? संविधान में संशोधन हो गया। लेकिन यह 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो अब दिल्ली सरकार ने क्या किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991, अब ध्यान से आप समझिएगा कि यानी आपने संशोधन किया था 1991 में, लेकिन लागू हुआ फरवरी 1992 से। जाहिर सी बात है कि उसी समय अधिनियम पारित कर दिया, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अधिनियम उसी हिसाब से है, राइट नाउ 1991। क्योंकि भाई जब आप कानून बना रहे यानी संशोधन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपने दिल्ली के लिए कानून भी बना दिया। 91 इसलिए आता है, राइट। तो अब इसमें क्या हुआ कि 239 क के तहत संसद को जो शक्ति दी गई है कानून बनाने की, दिल्ली सरकार और दिल्ली विधानसभा के कार्यकरण के प्रारूप को लेकर के, तो उसके लिए यह मूल अधिनियम पारित किया है संसद ने। और इसी में समय समय पर संशोधन किया जाता है। और अभी जो दिल्ली सेवा बिल जो पेश किया गया है, उसमें भी इसी अधिनियम में संशोधन की बात की गई है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब जरा आ जाइए विवाद को समझने के लिए कि विवाद क्या है। अब बहुत पीछे नहीं जाना है, विवाद तो तभी से शुरू हो गया था जब केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हुए और उन्होंने पूरी ताकत लगा दी इस बात के लिए कि पुलिस मेरे हाथ में होनी चाहिए। अगर पुलिस मेरे हाथ में नहीं है तो मैं काहे का मुख्यमंत्री। अब आप बताइए कि ये तो आप देख रहे हैं इस तरह की मांग करना, तो अभी अमित शाह वही तो कह रहे थे लोकसभा में कि भाई आप जब चुनाव लड़े थे तो आपने अनुच्छेद 239 क और 239 ख पढ़ा नहीं था क्या? भाई 2015 तक तो कोई विवाद नहीं हुआ, अभी यह विवाद क्यों हो रहा है? विवाद होने की वजह यह है महत्वाकांक्षा। जब महत्वाकांक्षा आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाती है तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं, राइट। अब हुआ यह कि पुराने विवाद छोड़िए, अब लेटेस्ट विवाद पर आ जाइए जो अभी विवाद है कि केजरीवाल सरकार जो है वो कुछ गड़बड़ियां चली रही थी। आप देख ही रहे हैं, अभी अमित शाह ने सारी बातें खोल करके रख दी लोकसभा में। आप उनकी वीडियो क्लिप देख सकते हैं कि विधानसभा के सत्र, यानी सत्र तो बुलाते हैं लेकिन सत्रावसान ही नहीं किया उन्होंने, राइट। विधानसभा के जो अधिकार हैं उनका वो दुरुपयोग करते हैं। यानी जब कभी किसी पार्टी को गाली देनी होती है या कुछ करना होता है तो आधे दिन के लिए विधानसभा का वो बैठक बुलाते हैं और गाली गुली दे दिवा करके निकल जाते हैं। ऑफिशियली उन्होंने लोकसभा में उन्होंने ये बात कही है, राइट, और सदन के अंदर ये बात कही है, राइट, और ऑन रिकॉर्ड डेटा के साथ कही है, राइट। तो ये बातें हैं। अब ध्यान से आप समझिएगा विवाद क्या पैदा हुआ यहां कि केंद्र सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में एक संशोधन किया और संशोधन करके उन्होंने क्या किया कि उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों में वृद्धि कर दी केजरीवाल की गतिविधियों को देखते हुए, राइट। और जब वृद्धि कर दी और साथ ही यह भी बोल दिया कि भाई अभी तक तो क्या था, भूमि, कानून व्यवस्था नियंत्रण और पुलिस को लेकर के, राइट नाउ, विवेकोन्मुख कार्य कर रहे थे। बाकी के सब मामलों में आप क्या है कि भाई मुख्यमंत्री के परामर्श से कार्य कीजिए, राइट। तो अभी यहां पर बोल दिया कि भाई देखो तुम जो भी पोस्टिंग वगैरह की बात करोगे या कोई भी इस तरह का निर्णय लोगे प्रशासन संबंधी, तो उन सभी मामलों में आपको उपराज्यपाल से राय मांगना अनिवार्य है। यानी क्या बोलिए कि कोई भी निर्णय करने के लिए उपराज्यपाल से निर्णय लेना आवश्यक है। यह संशोधन करके जोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब आप अति महत्वाकांक्षा होती है तो सामने जो सेंट्रल में बैठा हुआ है वो भी तो आपको वॉच कर रहा है, और अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो वो भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर आप दूध के धुले हुए नहीं हैं तो वो भी दूध के धुले हुए नहीं हैं।
बात तो दोनों तरफ से भी होती है, तो उन्होंने भी अंकुश कर दिया। राइट नाउ जब आप ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं तो उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको जो भी निर्णय करना है उस निर्णय लेने से पहले उपराज्यपाल की राय प्राप्त करनी होगी। अब उपराज्यपाल की राय का मतलब क्या हुआ कि भाई केंद्र को पता चल जाएगा इमीडिएट कि आप क्या करने वाले हैं। राइट, केजरीवाल सरकार ने इसमें जो उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया गया, इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी कि भाई ये तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या की गई है, कटौती की गई है। अब इस संशोधन विधेयक पर 5 सदस्यों की संविधान पीठ बैठी। अभी सीजीआई उसका क्या थे, अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान चंद्रचूड़ जी। इन्होंने 11 मई, ध्यान से आप समझिए, 11 मई 2023 को इन्होंने अपना फैसला सुनाया। और फैसला क्या सुनाया कि इन्होंने वही बात कही जो मूल संविधान में है। मूल संविधान में क्या बात, यानी आर्टिकल 239 क में, और आर्टिकल 239 क में क्या दिया हुआ है कि भूमि हो गई, पुलिस हो गई और कानून व्यवस्था नियंत्रण हो गया। ये जो विषय है ये तो भाई केंद्र के पास है, यानी उपराज्यपाल के पास रहेंगे, लेकिन शेष मामलों में उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करना होगा। यह फैसला दे दिया किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया तो केंद्र सरकार को एकदम, अब भाई वो भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। अरे भाई जब सीधे सीधे अभी मैंने आपको बताया कि संसद को दिल्ली के मामले में किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति है। क्यों है, क्योंकि अगर दिल्ली में कोई गड़बड़ी होती है तो दुनिया भर में यह नहीं पूछा जाएगा कि दिल्ली सरकार क्या कर रही थी, दुनिया भर में यह कहा जाएगा कि यानी भारत सरकार क्या कर रही थी, यानी दिल्ली एक विशेष क्षेत्र है। राइट, तो यह जिम्मेदारी किसकी बनती है, केंद्र सरकार की बनती है। यानी कि पूरे राष्ट्र को मैनेज करना यह किसका काम है, यह केंद्र सरकार का काम है। राष्ट्रीय महत्व के विषयों को मैनेज करना किसका काम है, केंद्र सरकार का काम है। और इसीलिए जो संविधान संशोधन करके दिल्ली को जो अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया, तो उसमें संसद को असाधारण शक्तियां हैं दिल्ली के मामले में। राइट नाउ किसी भी मामले में वो कानून बना सकती है जब भी उसे ऐसा लगेगा कि नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस की बात है, तो उस विषय को लेकर के वो कानून बना सकती है। और ये बात स्वयं, ये अधिकार स्वयं संविधान उसे दे रहा है। और ये बात अमित शाह ने, जो आपके गृह मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में बड़ा विस्तृत भाषण दिया और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया। और आप देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के भी तर्क देख लीजिए और विपक्ष के भी तर्क देख लीजिए। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई जिस समय यह संशोधन किया था, हमने तो यह संशोधन किया नहीं 69वां संशोधन तो उन्होंने किया था जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं। राइट नाउ कांग्रेस लीड गवर्नमेंट थी ना उस समय, कांग्रेस का बोलबाला था ना, उन्होंने ही तो यह संशोधन किया था और उन्होंने ये ऐसी व्यवस्था दी है। हम तो उस व्यवस्था की क्या कर रहे हैं भाई, अनुपालना कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यह था। अब जैसे ही यह फैसला आया तो सरकार ने क्या किया, उस समय जो है संसद सत्र में नहीं थी। रिजल्टेंट यह हुआ कि जब संसद को शक्ति दी है कानून बनाने की, तो जाहिर सी बात है कि जब संसद के सदन सत्र में नहीं होते हैं तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति मिल जाती है कि संसद का जिन विषयों पर अधिकार क्षेत्र है उन पर वो अध्यादेश जारी करें। और इस प्रकार केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर के आ गई। राइट, यह है दिल्ली सेवा अध्यादेश 2023। यह कब आया, आपके 5 दिन बाद। राइट, यानी 5-6 दिन के अंदर ही यानी उन्होंने विधेयक पारित यानी अध्यादेश लेकर के आ गए। अब यह बहुत बड़ी बात है। राइट, और उस अध्यादेश के माध्यम से क्या किया इन्होंने, अब यह सारा खेल किसका था, अब मैं आपको बताऊं, कानून व्यवस्था नियंत्रण। कानून व्यवस्था नियंत्रण पहली बात। और यह काम कौन करेगा, आपका प्रमुख भूमिका किसकी है, आपकी पुलिस की। लेकिन ध्यान से आप समझिएगा कि कानून व्यवस्था नियंत्रण में पुलिस की भूमिका है, लेकिन यह प्रमुख कार्य किसका होता है, यानी आईएएस अधिकारी का होता है, यानी जिला मजिस्ट्रेट यानी जो आपके कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है
उसको ये शक्ति दी हुई है राइट नाउ। और इस पर मैं आपको वीडियो भी बना चुका हूं कि आपके डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर है राइट नाउ। तो यानी सीआरपीसी का सेक्शन 20 के तहत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, उसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था नियंत्रण करना। तो अब इस कानून व्यवस्था नियंत्रण का कार्य जब केंद्र सरकार के पास है, तो भाई जो प्रशासनिक पदाधिकारी होंगे उनकी पोस्टिंग करने का राइट या उनका ट्रांसफर करने का राइट वो स्टेट सरकार को कैसे दे सकती है, राज्य को कैसे दे सकती है। और जो सीजी यानी संवैधानिक पीठ थी, उसने जो फैसला दिया राइट नाउ, उस फैसले में भी यह स्पष्ट हो जाता है कि भाई ठीक है भाई, बाकी सब मामले में आप क्या कीजिए, यानी एलजी को परामर्श के अनुसार कार्य करना है। यानी कि ठीक है भाई, पुलिस आपके पास है, लेकिन बाकी के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उसमें दिल्ली सरकार को क्या है, पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का अधिकार है। और इन 5-6 दिन में दिल्ली सरकार ने बड़ा खतरनाक स्टेप उठाया राइट। लिहाजा उसको यह दिल्ली सेवा विधेयक लेकर के आना पड़ा केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार जैसे ये दिल्ली सेवा अध्यादेश लेकर के आई, क्षमा कीजिएगा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस लेकर के आई, और उस ऑर्डिनेंस में जो सीजीआई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जो संविधान पीठ थी उसके फैसले को रद्द कर दिया, पलट दिया उन्होंने। और वो अध्यादेश संविधान के तहत लेकर के आए, संवैधानिक आधारों पर लेकर के आए। और उन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई, जब कानून व्यवस्था नियंत्रण स्पष्ट तौर पर केंद्र के हाथ में है, तो कानून व्यवस्था नियंत्रण के लिए भाई प्रशासनिक पदाधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का राइट स्टेट यानी उसको कैसे दिया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि इस अध्यादेश के माध्यम से प्रावधान क्या किया, उन्होंने प्रावधान यह किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सिविल सर्विसेज, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, यह एक प्राधिकरण के गठन की बात इस अध्यादेश के माध्यम से की कि यानी दिल्ली के अंदर एक प्राधिकरण होगा जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। इसका अध्यक्ष कौन होगा, सीएम होगा। और इसके 2 अन्य सदस्य और होंगे, वो कौन होंगे, आपके मुख्य सचिव होंगे और आपके गृह सचिव होंगे दिल्ली के। और ये जो फैसला लेगा, ये फैसला कैसे लेगा, आपके बहुमत से लेगा। अब जायज सी बात है कि यहां पर मुख्यमंत्री, अगर अब आपको समझ में आ रहा है, यानी 3 सदस्य हैं ये, मुख्यमंत्री अध्यक्ष हैं, लेकिन गृह सचिव और मुख्य सचिव, अब आप समझिए कि वो किसके इशारे पर काम करेंगे, किसके कहने पर काम करेंगे राइट नाउ, आईएएस अधिकारी हैं समझ में आ रहा है ना आपको राइट। तो जायज सी बात है कि ऐसी स्थिति में अब क्या होगा। अच्छा, एक तो ये बोल दिया कि बहुमत के आधार पर आप निर्णय लेंगे। दूसरी बात क्या कही कि अगर आप में मतभेद पैदा हो जाता है इसमें राइट, तो उस पर निर्णय करने का अधिकार किसका होगा, उपराज्यपाल का होगा। यानी उपराज्यपाल निर्णय करेगा, यानी कि फिर पावर खिंच करके किसके पास पहुंच गई, उपराज्यपाल के पास। यानी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने उपराज्यपाल से शक्ति छीन करके किसको दे दी, मुख्यमंत्री को दे दी। लेकिन इस अध्यादेश के माध्यम से रीस्टोर कर दिया उस शक्ति को, किसके पास, उपराज्यपाल के पास। तो उपराज्यपाल के पास शक्ति किसके माध्यम से आ गई, प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से। प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से कैसे आई, क्योंकि मुख्य सचिव और गृह सचिव किसके अनुसार काम करेंगे, राइट नाउ किसकी बात मानेंगे। यह बात आपको क्लियर हो गई राइट, क्योंकि बहुमत के अनुसार फैसला लेना है। यह है आपका इसमें प्रोविजन। अब आइए आगे। इस प्रकार प्रशासनिक अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के अधिकार पुनः उपराज्यपाल को प्राप्त हो जाते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से। इस अध्यादेश से दिल्ली सेवा, अब ध्यान से आप समझिए, यह तो अध्यादेश है राइट। अब इसको दिल्ली सेवा विधेयक के रूप में, चूंकि कोई भी अध्यादेश जो होता है उसको 6 महीने के अंदर संसद से अप्रूवल होना जरूरी है, नहीं तो वो रद्द हो जाएगा। तो अभी संसद का सत्र आ गया, तो संसद का सत्र आया तो अभी मंगलवार को क्या किया, लोकसभा में उसे पेश कर दिया। अब उसमें कुछ और भी मॉडिफिकेशन कर दिए हैं राइट। एक तो ये एज इट इज प्रावधान है, यानी अध्यादेश है, उसमें कुछ और भी बात जोड़ करके एक विधेयक का रूप दे करके उसे लोकसभा में पेश कर दिया। लोकसभा में यह पारित हो गया और अभी आपके 7 अगस्त को यानी सोमवार को अब इसे कहां पेश किया जाएगा, आपके सोमवार को आपको इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और राज्यसभा से अगर यह पारित हो जाता है तो यह अधिनियम बन जाएगा और फिर यह प्रभावी हो जाएगा और यह पूरी तरह से संविधान सम्मत है। तो ये सारी चीजें हैं। तो
अब आपको क्लियर हो गया कि विवाद का विषय क्या था, पक्ष विपक्ष में क्या बातें हो रही हैं। राइट नाउ वो राजनीतिक विषय वस्तु अलग हो गई, लेकिन आपको किसके आधार पर, तथ्यों के आधार पर बात करनी है। राइट, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। राइट, तो ये आपके पास मटेरियल है और इसको हम लोग टेलीग्राम चैनल पर भी इसको क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। राइट नाउ, तो ये था आज का विषय। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अभी जब अधिनियम पारित हो जाएगा तो फिर इस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे उस अधिनियम की संपूर्ण विवेचना को लेकर के। तो आज इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर हाजिर रहूंगा। जय हिंद।